जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं एजुकेशन चैनल और आज तारीख है 18 अगस्त। साथियों, आज का करंट अफेयर्स एंड एडिटोरियल एनालिसिस हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले जिन साथियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देंगे जिससे कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट मिलते रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज अगस्त 18 का करंट अफेयर्स। दोस्तों, पहली न्यूज़ है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस से रिलेटेड है। आपको ध्यान होगा, जो एमिनेंट लॉयर हैं प्रशांत भूषण, उन्होंने 2 ट्वीट किए थे। पहली ट्वीट में जो सुप्रीम कोर्ट के भारत के जो चीफ जस्टिस हैं वो मोटर बाइक पे बैठे हुए उससे संबंधित ट्वीट किया था, और दूसरा ट्वीट किया था जुडिशरी में करप्शन या जुडिशरी के कंडक्ट के ऊपर। इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस चलाया गया था और उनको दोषी पाया गया, जिसमें अगस्त 20 को सज़ा होनी है। नाउ इसी की सुनवाई के दौरान जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसमें 2 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेज हुए हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि करप्शन अगेंस्ट जुडिशरी के खिलाफ किन कंडीशंस में करप्शंस की एलिगेशन लगाई जा सकती है, और दूसरा किन कंडीशंस में इनको पब्लिक किया जा सकता है। साथ ही साथ और भी कुछ क्वेश्चंस रेज हुए हैं, जैसे कोई अगर केस कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है तो कौन सी कंडीशंस में और कितना उसको मीडिया में या किसी अन्य मोड पे, सोशल मीडिया पे उसको आर्ग्यू किया जा सकता है। इन सभी बातों को उठाया गया है। और ये भी कहा गया है कि जो जजेस हैं उनको जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत अगर कोई बात हो तो उसमें इंक्वायरी होने चाहिए, और उनको अपनी बात रखने का, जजेस को अपनी कोई क्रिटिसिज्म होने पे, एलिगेशन होने पे अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए। कोर्ट ने ये कहा है कि एक लार्जर बेंच, एक बड़ी बेंच गठित की जाएगी, और उसके तहत में ये जो सारे क्वेश्चंस आए हैं कि कौन सी कंडीशंस में जुडिशरी न्यायालय के खिलाफ करप्शन के जो एलिगेशंस लगाए जा सकते हैं, और कौन से कंडीशंस में इन सभी स्टेटमेंट्स को पब्लिकली बोला जा सकता है, इन सभी को विचार करने के लिए एक बड़ी बेंच जो है वो कोर्ट की वो गठित की जाएगी, जो इन क्वेश्चंस पे विचार करेगा। ये सभी क्वेश्चंस रेज किए गए हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो हियरिंग है, प्रशांत भूषण उनके खिलाफ जो सज़ा सुनाई गई है या सज़ा जो सुनाई जानी है, उससे पहले वो अपील में गए हैं। उसी के सुनवाई के दौरान ये बात सारी आ रही है। देखना होगा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में क्या इसमें और फर्दर डिसीजन आते हैं। देखते हैं हम अगली न्यूज़, अटॉर्नी जनरल से संबंधित। ना न्यूज़ ये है कि जो स्वरा भास्कर है, एक्ट्रेस है, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है केस जो है वो प्रोसीडिंग शुरू होगी, चलेंगी। क्यों शुरू होगी? ये चलेंगी, उन्होंने स्कैंडलस रिमार्क किया था एक टीवी प्रोग्राम के दौरान, उन्होंने कुछ रिमार्क किया था और उस रिमार्क को स्कैंडलस माना गया है। ना इसमें इसको क्यों रखा है? ये मैंने रखा है इसमें 2-3 चीज़ों के लिए। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलाने के लिए अटॉर्नी जनरल से अनुमति ली गई है ना। कल का अगर वीडियो आपको याद होगा, कल का मेरा सेशन, तो ध्यान होगा कि उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी की परमिशन की सुप्रीम कोर्ट की आवश्यकता नहीं है। 129 जो आर्टिकल उसके तहत ना, उसके जस्ट अपोजिट ये केस आया है कि स्वरा भास्कर के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई चलेगी, लेकिन इस कार्रवाई के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल से परमिशन ली गई है। अब ये क्यों ली गई है? ये इसलिए ली गई है कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है उसमें ये प्रावधान है कि बिना अटॉर्नी जनरल के अनुमति के, प्रायर कंसेंट के आप ये इनिशिएट नहीं कर सकते हैं ना। अब अटॉर्नी जनरल क्या होता है तो मैं आपको बता दूं अटॉर्नी जनरल क्या होता है। ये अटॉर्नी जनरल जो टॉप मोस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं वो अटॉर्नी जनरल की पोस्ट होती है। ये मैंने आपके लिए यहाँ पे रखा है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इंडियन गवर्नमेंट के चीफ लीगल एडवाइज़र होते हैं और प्राइमरी लॉयर होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। आर्टिकल 76(1) के तहत ये तैनात होते हैं, और प्रेसिडेंट इनको तैनात करते हैं जो हमारी प्राइम मिनिस्टर के सजेशन से। और उसके बाद इनकी क्वालिफिकेशन इस आधार पे होती है कि सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात हो पाने की उनकी लेवल होना चाहिए। ये हमारे टॉप मोस्ट जो लॉ ऑफिसर हैं जो पूरी गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं वो होते हैं अटॉर्नी जनरल। अभी फिलहाल के वेणु हमारे गोपाल हैं। आप ये बात को समझ गए, और मैंने अटॉर्नी जनरल को आप बिल्कुल समझ जाइए, ये यूपीएससी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगातार आता भी है। अभी चूंकि अटॉर्नी जनरल चर्चा में है तो आप इससे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या क्या इनके रोल होते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो आपको मैंने बता भी दिया। आर्टिकल 76 बिल्कुल ध्यान से आप याद रखिएगा ना। और क्या हमारा पॉइंट है? अब ये है, ये मैंने पॉइंट रखा है आपका, इसके लिए रखा है। ये है आईटी एक्ट से रिलेटेड, साइबर क्राइम से। इसमें हुआ ये है
कि ये मुंबई का केस है जहाँ पे कि एक व्यक्ति ने कुछ धर्मों के बीच में धर्म को हर्ट करने वाले ऐसा कुछ यूट्यूब पे वीडियो डाल दिया था। सो उसी में फेसबुक जो है और गूगल उनको बुलाया गया था और उन्होंने ये कहा कि अगर हाई कोर्ट और संबंधित कोर्ट अगर हमें ऑर्डर करता है तो हम वीडियो डिलीट कर देंगे और उस आदमी को भी सोशल मीडिया से ब्लॉक कर देंगे। ये मैंने क्यों न्यूज़ रखी है? एक तो मैंने रखा है कि साइबर क्राइम से रिलेटेड किस तरीके के साइबर क्राइम हैं, क्योंकि ये भी एक तरीके का साइबर क्राइम है कि किसी धर्म किसी जाति के खिलाफ आप भड़काऊ बयान आप सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं। तो आपको ये जानकारी रहना चाहिए कि भाई कोर्ट इंटरफेयर करके उस पर एक्शन ले सकता है, पुलिस भी ले सकती है और कोर्ट भी एक्शन ले सकता है। तो ये एक केस स्टडी है। दूसरा क्या है मैंने रखा है? दूसरा मैंने इसलिए रखा है कि IT एक्ट का आपको बता दूं मैं, IT एक्ट 2000 में आया था, इंडिया का जो IT एक्ट था, और 2000 में पहली बार ये हुआ था। और उसका एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 69 है जो आपको पता होना चाहिए। नाउ यहाँ पे देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ये इंडियन पार्लियामेंट द्वारा 2000 में पास किया गया था और ये डील करता है साइबर क्राइम और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में। इसका एक अमेंडमेंट 2008 में आया था। 2008 में अमेंडमेंट आया था जिसके द्वारा 66A आर्टिकल और 69 जो A आर्टिकल है वो उसमें डाला गया था। 66A आपको ध्यान होगा सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया। उसमें था कि कोई भी ऑफेंसिव बातें या इस तरीके की आप उसमें डालते हो साइबर वर्ल्ड में, इंटरनेट पे, तो उसको कार्रवाई होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो हमारा बेसिक फंडामेंटल राइट है उसके अगेंस्ट है, तो उसको ख़त्म कर दिया था। 69A को भी चैलेंज किया गया था लेकिन 69A को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। 69A क्या कहता है? 69A आप देखिए कहता है कि पावर टू इशू डायरेक्शन फॉर ब्लॉकिंग फॉर पब्लिक एक्सेस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर सोर्स। अगर कोई भी आपत्तिजनक चीज़ आप डालते हैं, कोई व्यक्ति डालता है, तो पावर है स्टेट के पास में या स्टेट के द्वारा तैनात नोडल ऑफिसर के पास, जो संबंधित पुलिस ऑफिसर है, कि वो उस कंटेंट को ब्लॉक कर दे। तो आपको लग रहा है कि यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अगर कोई गलत फोटो डाली गई है आपकी या कोई गलत वीडियो डाला गया है जो किसी व्यक्ति के खिलाफ में, किसी धर्म के खिलाफ में, किसी जाति के खिलाफ में है, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। और कंप्लेन IT एक्ट के तहत आर्टिकल 69 सेक्शन 69A के तहत उसको आप यूट्यूब से हटवा सकते हैं, फेसबुक से हटवा सकते हैं, किसी न्यूज़ अगर ग्रुप पे है वहाँ से आप हटवा सकते हैं अगर वो भ्रामक है, किसी धर्म जाति के खिलाफ है। तो ये आर्टिकल 69, ये सेक्शन 69A IT एक्ट का ये कहता है। तो मैंने आपको बहुत क्लियरली बता दिया। कई बार लोगों की शिकायत होती है कि उनकी मॉर्फ प्रोफाइल पिक्चर फेसबुक पे डाल दी गई है, कोई अश्लील फ़ोटो उनकी फेसबुक पे डाल दी गई है, तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई भी करा सकते हैं और उससे पहले आप उसको डिलीट भी करवा सकते हैं। जब तक वो आदमी पकड़ा जाएगा वो एक अलग प्रोसेस रहेगा, लेकिन उससे पहले आप सेक्शन 69A के तहत उस वीडियो को, उस फोटोज़ को आप हटवा भी सकते हैं। ये आपको ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको दी है। अच्छा, अब क्या है? अब हम एडिटोरियल देखेंगे। एडिटोरियल हम देखेंगे, पहला एडिटोरियल बात करेंगे, यह है अ बेटर टेस्ट का। ये क्या कहता है एडिटोरियल? ये एडिटोरियल में पहले बेसिक चीज़ लिखते हैं कि किस तरीके से हमारा कोरोना के टाइम पे हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो चैलेंज हुआ है। केसेस हमारे 26 लाख के ऊपर जा चुके हैं, डेथ्स हमारे 50,000 के ऊपर जा चुके हैं। तो बेसिक चीज़ें जो हमें जानकारी है, जो डेली हम देख रहे हैं टीवी में, वही चीज़ लिखी है। उसके बाद लिख रहे हैं कि हमको चैलेंजेस काफ़ी हमने फेस किए। तो हम सभी जानते हैं कोरोना में हॉस्पिटल हो, डॉक्टर्स हो, उनकी काफ़ी कमी खली है और काफ़ी चैलेंजेस रहे हैं ना। फिर वो डेथ्स के बारे में बोलते हैं कि किस तरीके से हमारे डेथ्स हैं। फिर वो कहते हैं कि लोअर डेथ है, कि काफ़ी जो डेथ्स हुए हैं, मरे तो हैं लोग लेकिन वो कोरोना के अंडर नहीं दिखाए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें नोन है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या रखा क्यों है? मैंने इस आर्टिकल को रखा है मैंने इसलिए है कि आपको ध्यान होगा, कल मैंने बताया था कि अमेरिका में सलाइवा टेस्ट का एक नया इजाद हुआ है, कोरोना टेस्ट, जिसमें सलाइवा के थ्रू टेस्ट किया जा रहा है और वो बहुत ज़्यादा प्रभावी है और बहुत सस्ता भी है। सो ये क्या कहते हैं कि जो रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहा है अभी, वो फास्ट तो है लेकिन वो उतना इफेक्टिव नहीं है, मतलब उसका रिजल्ट की गारंटी उतनी नहीं है। फिर वो दूसरा ये कहते हैं कि जो सलाइवा टेस्ट आया है ये सस्ता है, इफेक्टिव है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो ये आर्टिकल का सार जो समरी है वो मैंने बता दिया। और दोस्तों मेरी यही कोशिश रहती है कि जो आपको चीज़ें ऑलरेडी पता है, जो आप डेली डे टू डे सुनते हैं, तो अपना समय वो चीज़ों में वेस्ट ना करें। इसका क्रक्स क्या है, समरी क्या है, वो बता देना मेरा काम होता है, क्योंकि मैं इसको पढ़ता हूँ, अपना टाइम लगाता हूँ और इसको हाईलाइट करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आपका समय बचे और काम की चीज़ें जो है आपको बता दूँ। तो मैंने काम की चीज़ इसमें बता दिया कि जो अमेरिका में नया सलाइवा टेस्ट आया है उसका इस्तेमाल किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, ये ऑथर कह रहे हैं।
नाउ ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, जुरिस्डिक्शनल कॉन्फ्लिक्ट इन रनिंग ऑफ दिल्ली। ये मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत अच्छे से समझा देता हूँ। इसके लिए आपको दो आर्टिकल जानने की ज़रूरत है कॉन्स्टिट्यूशन के, 239 AA एंड 239 AB। नाउ ये दो जो आर्टिकल है, ये 239 AA 239 AB ये डील करता है कि किस तरीके से दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी है उसमें एक लेजिस्लेचर मतलब विधानसभा का गठन किया जाएगा, और उस विधानसभा के तहत किस तरीके से जो है वहाँ पे रूल करेंगे। एनसीटी ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, उस एरिया को बोला जाएगा। 1991 में ये दोनों अमेंडमेंट लाए गए थे, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया था, और 1991 में दिल्ली को नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी बोला गया, और ये दोनों आर्टिकल लगाए गए और वहाँ विधानसभा गठन किया गया, और चुनाव के माध्यम से वहाँ सरकार, ये प्रावधान किया गया कि दिल्ली में एक जो चुनी हुई सरकार होगी और उसमें बाकी जो एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। ना अब ये आगे बढ़ेंगे, इसमें आगे मैं बता दूं आगे क्या है। आगे अब ये एडिटोरियल में कह रहे हैं कि एक इशू हुआ था, इशू किस चीज़ को लेके हुआ था कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की क्या पावर है यहाँ पे, और क्या पावर है यहाँ पे इनकी वहाँ के जो सरकार है उसके बीच में क्या पावर है, उसको लेके सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था उसको एनालाइज किया है। ये पूरा इशू आया क्यों है, पूरा इशू मैं बता देता हूँ कि जो दिल्ली दंगे हैं, दिल्ली रायट्स है फरवरी में जो हुए थे, उसमें डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे इंडिया में उस समय पे हुए थे, तो उसमें चार्जशीट दाखिल हो गई है, और उसमें जो ट्रायल है कोर्ट में चल रहा है। तो कोर्ट में कौन से प्रोसिक्यूटर मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कौन से वकील होंगे जो पैरवी करेंगे दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, उसकी एक सूची दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार ने बनाई थी, और एक सूची जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने एक सूची बनाई थी। ना हुआ ये कि दिल्ली गवर्नमेंट चाहती थी, केजरीवाल गवर्नमेंट, की उनके चुने हुए लॉयर या प्रोसिक्यूटर जिन्हें कहेंगे वो केस लड़े, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर चाहते थे कि उनके जो लोग हैं वो करें। तो उसमें उसको लेके ओवर रूल किया गया। अब क्या किया गया, कैसे हुआ, बता रहा हूँ। फिर ये कहते हैं कि जो पहले सुप्रीम कोर्ट में जब ये लड़ाई गई लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली और केजरीवाल सरकार के बीच में किस तरीके से पावर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सिस्टेंस और प्रैग्मेटिक फेडरलिज्म को हिसाब में रखते हुए मतलब सेंटर स्टेट, क्योंकि आपको मालूम होगा कि इंडिया जो है एक फेडरल स्टेट है जहाँ पे कि सेंटर है और उसके बाद स्टेट्स है, और सेंटर और स्टेट दोनों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा। फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं, वो ये कहने हैं कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनको इलेक्टेड गवर्नमेंट के एडवाइस के हिसाब से काम करना चाहिए। ये भी बात उन्होंने कही, सुप्रीम कोर्ट ने कही। उसके बाद क्या कहा, उसके बाद ये कह रहे हैं कि एक प्रावधान है इसमें, प्रावधान ये है कि अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नमेंट के बीच में किसी बात को लेके अगर मतभेद है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर उस एक्ट को, उस बिल को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेज सकते हैं, और ताकि फर्दर एडवाइस के लिए। ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। सो ऑथर का ये कहना है कि जब वो ऐसा करेंगे तो यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से दिल्ली में अपने एक्ट लागू करेगी। ना ये भी कह रहे हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कानून है उसके हिसाब से लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो गवर्नमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट है, उसके हिसाब से काम करना चाहिए। सिर्फ तीन चीज़ों को छोड़ के, किन तीन चीज़ों को, लैंड के इशू को छोड़ के, पब्लिक ऑर्डर के इशू को छोड़ के, और पुलिस के इशू को छोड़ के, बाकी सभी में केजरीवाल गवर्नमेंट या दिल्ली गवर्नमेंट जो भी है उनके हिसाब से काम करना चाहिए। नाउ 239AA4 ये आर्टिकल में ये प्रावधान है जो मैंने आपको बताया कि कोई भी अगर मतभेद है किसी विषय पे, जैसे भी वकील या प्रोसिक्यूटर तैनात करने में मतभेद था, तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो प्रेसिडेंट को भेजेंगे, प्रेसिडेंट मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यहाँ पे जो एडवाइस करती है प्रेसिडेंट को, और वहाँ से फिर जो डिसीजन आएगा वो सही आएगा। और उस एक और बात समझिए, तो तब तक क्या होगा, मान लीजिए प्रेसिडेंट से आने में टाइम लग रहा है, डिसीजन क्या होना है, तब तक क्या होगा, तब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने हिसाब से उस चीज़ को लागू करेंगे, इमीडिएटली लागू करेंगे। मतलब प्रोसिक्यूशन, कौन से वकील दिल्ली का केस लड़ेंगे, प्रोसिक्यूटर्स लड़ेंगे, ये भेजा गया प्रेसिडेंट के पास में विचार के लिए। लेकिन मीनवाइल जब तक हमें सजेशन नहीं मिलता है लेफ्टिनेंट गवर्नर को, वो क्या कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से तब तक काम करेंगे, वो सरकार के हिसाब से नहीं करेंगे। तो ये कहते हैं कि ये एक सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कह दिया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को सुनना है, लेकिन
ये जो आर्टिकल है 239AA4 ये पावर दे देता है लेफ्टिनेंट गवर्नर को काफ़ी ज़्यादा। फिर ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि एक्सेप्शनल केसेस में प्रेसिडेंट को भेजे, लेकिन एक्सेप्शनल केस क्या है ये डिफाइंड नहीं है। फिर क्या है इसमें, फिर इसी तरीके से साथियों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल शब्दों में समझा रहा हूँ। फिर वो कहते हैं कि फिर वही बात दोहराते हैं ऑथर कि अगर इस तरीके से अगर हर मैटर प्रेसिडेंट को रेफ़र किए जाएंगे तो इससे तो सेंटर जो है केंद्र सरकार उसी का एक तरीके से गवर्नेंस हो गया दिल्ली में भी, फिर लेजिस्लेटिव असेंबली की गवर्नेंस ही नहीं रहेगा। इस बात को कहते हैं। फिर वो जोर देते हैं कि फेडरलिज्म के ध्यान को, चीज़ों को देखते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी को देखते हुए जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनको सारी चीज़ें प्रेसिडेंट के पास में नहीं भेजनी चाहिए, नॉर्मल रूटीन मैटर तो नहीं भेजने चाहिए। अच्छा, मैं एक और बात बता दूं कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो अपने कानून तो बना सकती है दिल्ली में, लेकिन पार्लियामेंट भी पूरे कानून बना सकती है दिल्ली के लिए, और जो पार्लियामेंट का कानून है वही वहाँ पे लागू होगा। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव पावर है, मतलब इम्प्लीमेंटेशन की पावर है, वो जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसी के हिसाब से लागू होगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। तो ये भी बात कहते हैं। और फाइनली ये कहते हैं कि जो ऐसे विषयों में दिल्ली में बहुत ज़रूरी है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरलिज्म को देख के वहाँ पे काम हो, और सारे इश्यूज जो है प्रेसिडेंट के पास ना जाए, जिससे कि ये ना लगे कि दिल्ली गवर्नमेंट ही रूल कर रही है, दिल्ली गवर्नमेंट को ओवरराइड करके सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे अपना रूल लगा रही है। तो ये ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू है, ऑथर ने अपना पॉइंट रखा है। हो सकता है इसके पीछे और भी कोई कारण हो, ये कौन से प्रोसिक्यूटर्स लगाने हैं उसके पीछे और कारण हो। जब तक हमें सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मालूम चलता तो हम तो ऑथर के हिसाब से चलेंगे, भाई ऑथर ने क्या बोला है। कहीं हमें आंसर देना हो तो हम ये एक पक्ष हमने सुन लिया है, दूसरा पक्ष सुनने के बाद हम लोग फिर बेटर आंसर दे पाएंगे। नाउ ये मैंने क्या रखा है, ये मैंने आपके लिए रखा है जुडिशियल रेमेडीज़ फॉर J&K नेट रिस्ट्रिक्शन। जम्मू एंड कश्मीर में जो इंटरनेट बंद था, या उसके बाद जो 2G इंटरनेट चलाया गया, 4G पूरे देश में चल रहा है, तो वहाँ पे पहले नेट नहीं था, फिर 2G नेट आया, तो उसी के बारे में आर्टिकल है। और ये कह रहे हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग किया कि इंटरनेट क्यों बंद है, और उसके बाद में 2 डिस्ट्रिक्ट्स जिसमें से उधमपुर है, वहाँ पे इंटरनेट वहाँ पे शुरू हुआ है। नाउ अब क्या है, अब ऑथर ये कहते हैं कि भाई आप जो है इस तरीके से नेट बंद कर देना, ये भी बेसिक जो राइट्स है उसको कॉन्ट्रडिक्ट करता है। तो ये कहते हैं कि आर्टिकल 32 का ये वायोलेशन है। आर्टिकल 32 क्या है मैं बताता हूँ। आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन का रेमेडीज़ फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग इसकी होगी, और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है गवर्नमेंट को हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो, इस तरीके के रिट के लिए। मतलब शॉर्ट में अगर समझाऊं मैं सिंपल शब्दों में, तो ये ऐसा पार्टिकल है जो कि गवर्नमेंट को एनफोर्स करती है, ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, लोगों के फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो उनको दिए जाए। तो इस तरीके का आर्टिकल 32 है। और उसके बाद ये कहती हैं कि जिस तरीके से जो सिक्योरिटी एजेंसीज है उन्होंने ये एक्सक्यूज़ लिया है कि सिक्योरिटी के नाम पे या फिर देश की सुरक्षा के नाम पे इसको बंद किया गया है, तो ये ऑथर ये कहते हैं कि उसको भी रिव्यू करने की आवश्यकता है कि किन कंडीशंस में सिक्योरिटी और देश की सुरक्षा को उठाया जा सकता है। सो बेसिकली इसमें जो पॉइंट था आर्टिकल 32 था वो मैंने आपको बता दिया, और डिटेल आपको मैंने दिखा भी दिया। नाउ नेक्स्ट हमारे काम की चीज़ इसमें क्या है, इसमें मैं आपको बताता हूँ। जनरिक न्यूज़ है, ये एक है यहाँ से श्रीनगर से, देखो ये भी J&K से है। देखिए एक ही न्यूज़ में 2 अलग अलग हैं। एक तरफ तो वो ऑथर कह रहे हैं कि वहाँ पे 2G 4G सब कुछ चला दो, और एक न्यूज़, ये बड़ी न्यूज़ है कि 3 हमारे CRPF के जवान वो शहीद हो गए हैं, और 2 जो है आतंकवादी टेररिस्ट वो भी मारे गए हैं। ये बारामुल्ला की बात है। तो देखिए किसी भी, मैं बार बार वही कहता हूँ, किसी भी एडिटोरियल का एक पक्ष होता है, दूसरा पक्ष बाकी हम खुद अपने, अगर जो मैं न्यूज़ बता रहा हूँ या जो आप न्यूज़ पढ़ते हैं उससे आप दूसरा पक्ष निकाल सकते हैं। जैसे वहाँ पे कहा, उस आर्टिकल में वो कह रहे हैं कि भाई कोर्ट में सेना ने बोला या सरकार ने बोला कि देश की सुरक्षा को खतरा है,
और ये देखिए दूसरी न्यूज़ हमें यहाँ से दिख रही है कि बारामूला में 3 हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए हैं। तो नाउ ऐसे 2G और 4G खोलने का क्या मतलब, जहाँ पे कि हमारे लोग शहीद होते रहे। तो इसके लिए ये भी हमारे आंसर में होना चाहिए कि भाई हमारे ये पूरा काउंट देना चाहिए। अगर कोई भी आंसर कहीं देना हो कि ठीक है 2G खोलना राइट्स की बात है आपके, लेकिन क्या हमारे जवान भी शहीद होते रहे, इसके लिए हम 2G खोले। तो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये भी नहीं हो कि भाई सब कुछ बंद रहे, 2G 4G हरदम के लिए बंद रहे, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि लोग हमारे शहीद होते रहे। तो एक ऐसा स्टेज पहुंचना बहुत ज़रूरी है जहां पे कि हमारे पास सुरक्षा भी रहे, हमारे जवानों पे खतरा भी ना रहे और वहाँ के लोगों को मिले भी। तो इसमें हुआ क्या है ये मैंने आपको दिखा दिया कि 3 जवान हमारे जो शहीद हुए हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें हैदर नाम का एक टेररिस्ट है, वो मारा गया है। एंड ये LNT लश्कर तौयबा का मिलिटेंट था, आतंकवादी था। और ये भी बता रहे हैं कि हिजबुल मुजाहिदीन जो इंडियन साइड से जो शुरू हुआ था टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसके जो मिलिटेंट थे बुरहान वानी, तो 2016 में जो मारा गया था, उसी की तरह ये क्या करता था, ये सोशल मीडिया का प्रयोग करके और ऑडियो मैसेजेस भेज के यूथ को टेररिस्ट या मिलिटेंसी की तरफ लेके आता था। और ये रिस्पॉन्सिबल था जो अभी प्रधानों की जो हत्या हुई है, सरपंचों की जम्मू एंड कश्मीर में, उसके पीछे भी इसका हाथ था ना। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें। इंटरनल सिक्योरिटी UPSC का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक ये आपका इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, ये हैदर जो टेररिस्ट ये जो मारा गया। और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नए तरीके से मिलिटेंट्स की भर्ती कर रहे हैं। ये लोग नए लड़कों को ये गुमराह कर रहे हैं ऑडियो मैसेजेस भेज के सोशल मीडिया के माध्यम से। तो कोई भी आंसर लिखे तो ये जो चेंज मोडस ऑपरेंडी है इसको ज़रूर लिखिए, किस तरीके से ये भर्ती हो रहे हैं और उसके लिए हमारी फोर्सेस कितनी शहादत दे रही है ये भी आपका मेंशन रहे। तो ये सारी चीज़ों को हमें एनालाइज करने की आवश्यकता होती है। कभी भी कहीं भी अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो 360 डिग्री हर पक्ष को रखा जाना बहुत ज़रूरी है। नाउ हमारे पास और अगला क्या है, अगला ये है इंडिया नेपाल के डिप्लोमेट्स हैं, उनके डिप्लोमेट्स के बीच में बातचीत हुई है। ये किस लिए रखा मैंने, अभी देखिए कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इंडिया नेपाल के बीच में। कौन से चल रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर रेलवेज़ का चल रहा है, अरुण 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहा है, पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट चल रहा है और नेपाल पुलिस एकेडमी बनाए जाने की और रामायण प्रोजेक्ट, ये कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं भारत और नेपाल के बीच में चल रहे हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में तो आपको ध्यान रहे, ये रामायण प्रोजेक्ट, नेशनल पुलिस एकेडमी बनाए जाना, ये चल रहा है। और ये बहुत लंबे समय बाद में भारत और नेपाल के बीच में इस तरीके की बातचीत शुरू हुई है। आपको ध्यान होगा काला पानी विवाद हुआ था, उसके बाद में ये बातचीत चल रही है। और ये मैंने रखा है, ये बांग्लादेश से रिलेटेड न्यूज़ है। बांग्लादेश को चाइना से 1 बिलियन इरिगेशन प्रोजेक्ट के नाम पे तिस्ता रिवर पे वो मिल रहा है। ध्यान रहे आपको कि चाइना 1 बिलियन दे रहा है, तिस्ता रिवर वाटर प्रोजेक्ट है। पहले ये इंडिया से बातचीत चल रही थी कि इंडिया इसकी फंडिंग कर देगा, लेकिन बांग्लादेश और इंडिया के बीच में डील नहीं बन पाई इस फंडिंग को लेके। सो अब वो वहाँ से ले रहे हैं चाइना से। ये क्या है, ये है कोविड से रिलेटेड, मैंने बताया था नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन कोविड वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक नया एक्सपर्ट ग्रुप बना है, बहुत ध्यान रहे, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप एंड कोविड वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक ग्रुप बनाया गया है। और ये ग्रुप बनाया गया है, मैंने बताया था कि वैक्सीन जो बनने वाली है कोरोना की, उसको कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे, क्या क्या उस पर फाइनेंशियल खर्चा आना है और किस तरीके से इसको मीट करेंगे। तो यहाँ पे एक न्यूज़ आई है कि ये जो दवा बनाने वाली कंपनीज़ हैं, वैक्सीन बनाने वाली, सीरम इंस्टीट्यूट है, जाइडस है, कैडिला है, ये इन सब से मिले हैं और ये पूछा है कि इनका वैक्सीन कौन सी स्टेज पे है अभी। तो ये अभी सही हमारी जो एक्सपर्ट ग्रुप है काफ़ी काम में लग गए हैं। तो देखते हैं आगे क्या रहता है। बाय द वे आपको पता होगा कि रशिया ने ये कह दिया है कि उन्होंने वैक्सीन बना लिया है और ईयर एंड तक उसको लॉन्च करने की बात कर रहे हैं। ये दूसरी न्यूज़ आ रही है, राकेश अस्थाना ये BSF डायरेक्टर जनरल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है उसके डायरेक्टर जनरल बने हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का इनके पास चार्ज था, उसके वो चार्ज बना रहेगा BSF का और चार्ज इनको मिला है। तो ये ध्यान रहे राकेश अस्थाना, ये पहले जो CBI स्पेशल डायरेक्टर बने थे CBI में और विवाद भी इनका हुआ था, लेकिन फ़िलहाल ये BSF के डायरेक्टर हैं। आपको ध्यान रहे 1984 बैच के गुजरात कैडर के IPS ऑफिसर हैं ये। और हम देख लेते हैं और हमारे पास क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ है।
ये आया है, एक ही मैंने न्यूज़ रखी है, एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। ये है कि 4G सिम कार्ड डिस्कनेक्ट आशास। नाउ ये कह रहे हैं कि जो आशा बहू है, आशा का क्या फुल फॉर्म है? अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। हरियाणा में इन्होंने धरना प्रदर्शन कर रखा है कुछ दिनों से, और इनकी डिमांड ये है कि जो 4G सिम दिए गए हैं, जो इनके पुराने सिम को लेके, तो ये चाहते हैं कि उनको उनका पुराना सिम मिले, 4G सिम नहीं लेना चाहते ना। मैं आप समझाता हूँ क्या इशू है। ये कह रहे हैं कि साहब आपने हमें 4G सिम तो दे दिया, लेकिन 4G सिम यूज़ होगा स्मार्टफोन में, और हमारी इतनी सैलरी नहीं है कि हम स्मार्टफोन खरीद पाए, तो फ़ायदा क्या? ये बात कह रहे हैं। तो ये कहते हैं कि हमें स्मार्टफोन भी दीजिए। फिर ये कहते हैं कि 2018 में 2018 में ये बात हुई थी कि इनको स्मार्टफोन मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिला है। और फिर ये कहते हैं कि इनकी इनकम सिर्फ 4,000 रुपये है, और 4,000 रुपये में कुछ इतना बचता नहीं है कि ये फ़ोन खरीद पाए ना। क्यों है? तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, जब पब्लिक पॉलिसी पे आप लिखे, कोई आंसर दे या लिखे, तो पब्लिक पॉलिसी पे या आईटी पे, कोई भी चीज़ों पे आप कोई भी पब्लिक या नया सजेशंस पे लिखने को आए, तो ये ध्यान रखिए, ये ज़रूर आप उसमें लिखिए कि अगर कोई नई पॉलिसी लागू की जा रही है, तो ये तो ध्यान रहे कि जिनके लिए हम लागू कर रहे हैं, क्या उनकी कैपेबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, इस केस में आपने सिम दे दिया, लेकिन सिम तो अपने आप में कुछ नहीं है, फ़ोन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आपने हमारी जो इनके कहने से कि भाई फ़ोन आप खरीद लो और सिम हम देंगे, अच्छा सिम में डेटा पैक वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, चार्ज सिम है, लेकिन वो बेसिक उसका फ़ोन ही नहीं है। तो ये पब्लिक पॉलिसी जब भी बनाया जाए, तो ये ध्यान रहे कि 360 डिग्री, मतलब हर तरीके से वो तुरंत लागू हो जाए, यूजेबल हो जाए। तो ये एक आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। अच्छा, दूसरा आशा बहू के बारे में आपको बता दूं, क्योंकि आशा बहू बहुत काम ये कर रहे हैं कोरोना के टाइम में। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स के नाम से जाना जाता है। और आप ये समझ लीजिए कि कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने ही आने हैं, किसी न किसी तरीके से क्वेश्चंस आएंगे ही। अभी आशा क्या है मैं बता दूं आपको। आशा है कि अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट हैं, और ये लोग जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत इनकी तैनाती की गई थी। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में इम्प्लीमेंट हुआ था, और टारगेट ये किया गया था कि आशा बहू या कम्युनिटी हेल्थ वर्कर हर गांव में, भारत के हर गांव में, करीब 6 लाख से ऊपर गांव हैं, सो हर गांव में एक आशा बहू हो। और इनकी जिम्मेवारी क्या होती है? इनकी जिम्मेवारी होती है कि गांव की जो हेल्थ से रिलेटेड बेसिक इश्यूज़ हैं, जैसे कि डिलीवरी करवाना या टीके लगवाना या कोई सर्वे करवाना, तो ये इनके काम हैं। तो उसके तहत इनका नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत इनकी तैनाती की गई थी, और धीरे धीरे ये मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं। लेकिन मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि उनको अप्रोप्रिएट फंड भी मिलते जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कोरोना के टाइम में तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अभी भी कोरोना के लिए जो सर्वे हो रहे हैं, जो लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग को करवाना है, उस पर ये लोग काम कर रहे हैं। ट्रेसिंग जिसे कहते हैं, ट्रेसिंग एंड टेस्टिंग, उसमें ये लोग काफ़ी योगदान दे रहे हैं अपना। और ऐसे टाइम पे अगर ऐसे इशू आ रहे हैं, स्ट्राइक वगैरह की बात आ रही है, तो आई एम श्योर गवर्नमेंट भी इसको देख रही होगी, उन्हें ध्यान होगा कि किस तरीके से इनका ख्याल रखा जाए। फिलहाल ये एक था आशा से रिलेटेड। और आशा में बिल्कुल ये ध्यान रहे, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में इनकी तैनाती, उसके तहत इनकी तैनाती है, और ये एम किया गया है कि भारत के हर गांव में आशा बहू तैनात की जाएगी ना। अब हमारा अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये एक छोटा सा न्यूज़ है, ये है बेलारूस से। यहाँ पे आपको बताया था कि पिछले हफ्ते अलेक्जेंडर लुकाशेंको ये इलेक्शन जीत गए थे, और उसके बाद से लगातार धरना प्रदर्शन बेलारूस में चल रहा है। तो उन्होंने अब ये कहा है कि दोबारा चुनाव कराने के लिए अगर रेफरेंडम किया जाए, जनमत संग्रह हो, और उसमें अगर मेजॉरिटी ऑफ लोग कहते हैं कि दोबारा प्रेसिडेंशियल चुनाव होना चाहिए, तो वो दोबारा चुनाव कराने को रेडी है। छोटी सी न्यूज़ है, लेकिन प्रीलिम्स या किसी और एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज़ है, न्यूजीलैंड में चुनाव होना था सितंबर में, तो वो कोरोना का एक केस आ गया वहाँ पे, तो उन्होंने अपना जो इलेक्शन है उसको पोस्टपोन कर दिया है, अक्टूबर कर दिया है। ये एक न्यूज़ थी। एक न्यूज़ है, अमेरिका ने हुआई जो कंपनी है, जो टेलीकॉम सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट बनाती है, उस पर और फर्दर बैन लगाया है। तो आप लोग लगातार फॉलो कर ही रहे होंगे किस तरीके से अमेरिका और चाइना के बीच में लगातार टेक्नोलॉजी या साउथ चाइना सी में लगातार जो है क्राइसिस चल रही है, लड़ाई चल रही है। ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, ये गूगल से रिलेटेड है। गूगल ने ये कहा है कि ऑस्ट्रेलियंस गवर्नमेंट को ये कहा है, ऑस्ट्रेलियन की पब्लिक को, कि ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट एक नया कानून ला रही है, जिसके तहत जब आप गूगल में सर्च करते हैं, तो गूगल सर्च करने पे कोई भी न्यूज़ आपकी पोर्टल है
न्यूज़ पोर्टल की अगर न्यूज़ उसमें दिखती है, फॉर एग्जांपल टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ अगर गूगल सर्च में आती है और लोग उस पर क्लिक करते हैं, तो उससे अगर जो रिवेन्यू मिलता है गूगल को, तो वो टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, इनके साथ शेयर करना है। मतलब ऑस्ट्रेलिया में जो भी संबंधित न्यूज़ एजेंसीज हैं उनके साथ शेयर करना है। तो गूगल ने फिर ये कहा कि ऐसे में जो भी अगर बाहर होगा वो यूज़र पे लगाएंगे। तो गूगल यूज़र जो हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग गूगल यूज़ करते हैं हम सभी, तो हम सभी मतलब ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं उन पे चार्ज लगेगा अगर उनको न्यूज़ देखनी है संबंधित। तो बेसिकली जो नया कानून ऑस्ट्रेलिया लाने वाला था, तो उसके तहत उन्होंने किया है। ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये पाकिस्तान से आ रही है, ये भारत से डायरेक्टली रिलेटेड भी है। हुआ ये है कि पाकिस्तान के जनरल जो है कमर जावेद बाजवा, वो सऊदी अरेबिया जा रहे हैं। क्यों? न्यूज़ क्या है कि पाकिस्तान ये चाहता था कि सऊदी अरेबिया जो है वो भारत के खिलाफ कश्मीर के मुद्दे पे जो है वो बयान दे, जैसे टर्की, मलेशिया बयान दे रहे हैं। तो इस्लामिक कंट्री के रूप में सऊदी अरेबिया भी पाकिस्तान का पक्ष ले और कश्मीर में ये कहे कि ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं या कश्मीर में लोगों के खिलाफ जाती हो रही है। ऐसा पाकिस्तान दबाव बना रहा था सऊदी अरेबिया ने। लेकिन क्या हुआ, सऊदी अरेबिया ने उल्टा पाकिस्तान पे फिर ये एक्शन लिया है और उन्होंने जो लोन दिया था $1 बिलियन का, वो वापस मांगा है। और उसके अलावा अनदर 1 बिलियन ऑफ लोन उससे मांगा है कि जल्दी आप वापस करिए। तो इससे जो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के रिश्ते जो हैं उसमें दिक्कतें आई हैं। इसी को पैसिफाई करने के लिए आर्मी जनरल है जावेद बाजवा, वो सऊदी अरेबिया जा रहे हैं। तो देखिए ये कूटनीति होती है, ये कूटनीति की सफलता मानी जाएगी कि किस तरीके से पाकिस्तान के कहने पे भी, इस्लामिक देश का हवाला होने के बाद भी सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान की बात नहीं मानी और कश्मीर में कोई भी गलत बयान देने से मना कर दिया। अगला न्यूज़ क्या है? अगला न्यूज़ आ रहा है, ये इकोनॉमी से संबंधित है। जापान की इकोनॉमी जो है, जो जीडीपी है वो 27.8% श्रिंक हुई है। इंडिया की जीडीपी के बारे में क्या है? इंडिया की जीडीपी, एक रिपोर्ट आई है एसबीआई की, उसने कहा है कि इंडिया की जीडीपी 16.5% पहले क्वार्टर में वो श्रिंक होने वाली है। मतलब अप्रैल मई जून का जो ये क्वार्टर है, तिमाही है, उसमें जीडीपी घटेगी भारत की 16% के करीब। ये इकोनॉमी कोरोना की वजह से काफ़ी इम्पैक्ट हुई, हम सभी जानते हैं। ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। मैंने शॉर्ट में आपको बता दूं, पंडित जसराज हैं, ये हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में पैदा हुए थे और ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक के बहुत बड़े उस्ताद रहे हैं। और ये भी जान लीजिए कि ये मेवाती घराना से थे और मेवाती घराने के से जाके ख्याल में और भक्ति रास में इन्होंने काफ़ी अपना परफॉर्मेंस दिया है, या काफ़ी इनको महारत हासिल थी। और इम्पोर्टेंट क्या है, पद्म विभूषण है, पद्म विभूषण इनको मिला हुआ था। इनकी मृत्यु हो गई है, अमेरिका में इनकी मृत्यु हुई है और 90 साल के ये थे। तो इनकी मृत्यु पे जो प्राइम मिनिस्टर और बाकी हमारे देश के बड़े लीडर्स हैं उन्होंने भी शोक जताया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, बन सकती है प्रीलिम्स या किसी भी एग्ज़ाम के हिसाब से। पंडित जसराज हरियाणा में पैदा हुए थे, पद्म विभूषण मिला हुआ था, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से संबंधित है और पहले मेवाती घराना से आते हैं और बाद में ख्याल और भक्ति रास पे इन्होंने किया है। तो ये मैंने आज का जितना भी करंट अफेयर्स था मैंने आपको बता दिया। तो साथियों, जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी आज की और जो मुझे एग्ज़ाम के हिसाब से सही लगी मैंने वो भी बता दिया आपको। और जो आपकी जानकारी के लिए, जो बाकी हमारे श्रोता है जो जानकारी के लिए सुनते हैं, उनको भी मैंने शॉर्ट में और बहुत ही क्लियरली सभी पर्सपेक्टिव को समझा दिया है। तो साथियों, आज का हम करंट अफेयर्स यहीं ख़त्म करेंगे। और फिर से जो भी हमारे साथी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट मिलते रहे। तो साथियों, कल हम लोग फिर उपस्थित होंगे एक नए न्यूज़ के साथ और आपको बेस्ट से बेस्ट जो भी समरी है वो देने की कोशिश हम लगातार इस तरीके से करते रहेंगे। थैंक यू।